पहला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों को किन किन दिनों में पढ़ाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अध्याय में कई शीर्षक होते हैं। शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक्स। तो एक ही दिन में सभी टॉपिक्स को पढ़ाना आसान नहीं है, तो पाठ को कई टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा हम किस विधि में करते हैं? ऑप्शन है आपके पास आगमन विधि, खोज विधि, निगमन विधि या फिर इकाई योजना विधि। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा इकाई योजना विधि। इकाई योजना विधि में हम पाठ को कई इकाइयों में या कई खंडों में विभक्त कर देते हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास रेखा गणित, अंकगणित, सांख्यिकी या फिर बीजगणित। तो रेखा गणित जो है वो बिंदु और रेखाओं से बनी आकृतियों से संबंधित है। अंकगणित की बात करें तो हम इसमें जोड़, घटाना, गुना और भाग से संबंधित प्रश्न हल करते हैं, जो 0 से लेकर 9 अंकों से संबंधित है। उसी प्रकार सांख्यिकी की बात की जाए तो सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों के प्रबंधन, ग्राफ और मध्यिका जैसे प्रश्नों से संबंधित है। उसी प्रकार बीजगणित में हम समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करते हैं, जिसमें एक्स वाई जैसी राशियां होती है और एक्स वाई का मान हमें पता नहीं होता, उसे हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अंकगणित। प्रश्न है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? विकल्प है आपके पास एचिसन, बुश, एलन या फिर मॉरिसन। तो इकाई उपागम के जनक मॉरिसन कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। कुहक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके व्यापक में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास वराहमिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर श्रीधराचार्य। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। बात करें अगले प्रश्न की, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन है प्रयोग विधि, विश्लेषण या संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर सभी। तो प्रयोग विधि का उपयोग हम विज्ञान में करते हैं ज़्यादातर। विश्लेषण या संश्लेषण विधि में क्या किया जाता है कि बड़ी समस्या को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है, और संश्लेषण विधि इसका बिल्कुल विपरीत होता है। संश्लेषण विधि में छोटी छोटी समस्याओं को मिलाकर एक बड़ी समस्या बनाई जाती है। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6। तो आप आगमन विधि का उपयोग माध्यमिक स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में पहले सूत्र दिया जाता है। ठीक है, तो सूत्र के द्वारा भी आप अंकगणित को पढ़ा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आगमन निगमन विधि। अगला प्रश्न है, दसगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आता है। विकल्प है आपके पास ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दसगीतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, साथ ही इन्होंने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प है यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है या फिर इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, साथ ही यह रटने की विधि है तथा इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं, लेकिन यह विश्लेषण के पहले प्रयुक्त नहीं होता। अतः इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो विकल्प है आपके पास विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर निगमन विधि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं व्याख्यान विधि का उपयोग हम गणित में नहीं कर सकते।
निगमन विधि में क्या होता है कि हमें पहले सूत्र लिखना होता है, तो सूत्र से सीधा बताओगे तो बालक जो है वो नहीं समझेगा, इसलिए आपको निगमन विधि का उपयोग भी नहीं करना है, न ही व्याख्यान विधि का उपयोग करना है। आगमन विधि में क्या किया जाता है कि सीधा उदाहरण दिया जाता है, तो उदाहरण से भी आपको ज्यामिति को नहीं बताना है। तो इसमें ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आपको विश्लेषण विधि का उपयोग करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको पढ़ाना है त्रिभुज के प्रकार, तो आप एक ही बार में त्रिभुज के सभी प्रकार को बता देंगे क्या डिटेल से? ऐसा संभव नहीं है। तो उसके प्रकारों को बताने के लिए आपको विश्लेषण विधि का उपयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज के प्रकारों को अलग अलग टॉपिक्स में बांटना पड़ेगा, तब जो है वो बालक समझेगा। तो विश्लेषण विधि एक उपयुक्त विधि होगी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक उन्हें सोचने पर प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, सूत्र बता दिया जाता है और प्रश्नों को हल किया जाता है, तथा आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का उपयोग हम करते हैं प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, तथा ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग हम करेंगे बच्चों को अधिक से अधिक सोचने के लिए। तो इसका उत्तर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? विकल्प है आपके पास ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर ज्ञान का उपयोग। तो बालक जो है अवबोध का उपयोग करता है। वृत्त के बारे में वो पहले से जानता है, ठीक है ना, तो उसी का उपयोग वह गोले में भी कर रहा है। अवबोध का मतलब होता है जानना। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। विकल्प है बालक के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि मुझे ज़्यादा उपयुक्त लग रही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है आपके पास प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या फिर सीवी रमन। तो मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। साथ ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, न्यूटन ने गति का नियम दिया था, साथ ही सीवी रमन ने प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? विकल्प है संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि जो है वो मॉडल से संबंधित है, आगमन विधि जो है वो उदाहरण उसमें पहले दिया जाता है, संश्लेषण विधि में छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर एक बड़ी समस्या बनाई जाती है, तथा प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि इसका उत्तर होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr और व्यास के बीच हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। विकल्प है दूरगामी, दूरगामी नहीं, पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, मानव व्यवहार में नहीं झलकते। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा दूरगामी। शिक्षा के हमें दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। ऑप्शन है प्रयोग कार्यों हेतु, ठीक है, प्रयोग कार्य के लिए हम पुस्तक का उपयोग करते हैं, साथ ही प्रस्तावना के लिए भी हम पुस्तक का उपयोग करते हैं, बच्चों को उदाहरण एवं चित्र की सहायता से पढ़ाने के लिए भी हम पुस्तक का उपयोग करते हैं। अतः उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। ऑप्शन है आपके पास मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम या फिर उपयुक्त सभी। पहले तो
शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, साथ ही बच्चों को अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है और अंत में हम उसकी क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं अर्थात मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ऑप्शन है आपके पास इकाई विधि। इकाई विधि में क्या किया जाता है, पाठ को टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, अलग अलग टॉपिक को एक ही दिन नहीं पढ़ाया जा सकता। निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले सूत्र बता दिया जाता है, जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे टाइप का। साथ ही संश्लेषण विधि में छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर एक बड़ी समस्या बनाई जाती है, ठीक है। तथा आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि का ही विस्तृत रूप प्रयोगशाला विधि को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। ऑप्शन है बालक के मूलभूत क्रियाओं से, एकिक नियम से, दशमलव भिन्न से या फिर उपयुक्त सभी। तो बालक जो मूलभूत क्रिया करता है, जो भी लिखता है, उसमें त्रुटियां होती है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, मूलभूत क्रियाओं से। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। तो निगमन विधि में नी से निगमन और नी से नियम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है। नियम अर्थात सूत्र, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद क्या करवाना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रश्नों को शुद्धता से हल करवाना चाहिए, निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना चाहिए, या फिर लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए, या शीघ्रता से प्रश्न को हल करवाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, बच्चों को गणित का लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेकब एल मारिनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन है आपके पास, प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाजमिति विधि या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि। तो जेकब एल मारिनो समाजमिति विधि के जनक कहे जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा समाजमिति विधि। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास, महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य या फिर गणेशाचार्य। तो गणित सार संग्रह जो रचना है वो है महावीराचार्य की रचना। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प है प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी किसी मॉडल का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, साथ ही समझा भी जाता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा।